हेलो जी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भाई। सबसे पहले तो ये जो वीडियो है वो स्पेशल हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए है। आप सभी को पता है अभी हिस्ट्री का पेपर हो चुका है और काफ़ी सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमने नोट्स में, हमारे नोट्स में से ये आया है वो आया है। तो आप लोगों को बता दूं भाई, टोटल 18 क्वेश्चन आए थे। 18 में से 17 क्वेश्चन एज इट इज़ मेरे नोट्स में से आए हुए हैं, यहाँ तक कि वर्डिंग भी सेम टू सेम है। तो एक बार आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। और ना हमने किसी से पैसे लिए, कोई फ़ीस नहीं ली। मैंने जिसने भी मेरे से नोट्स मांगे मैंने हर बच्चे को नोट्स दिए। अब वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कैसा पढ़ा था, कितना पढ़ा था। 18 में से 17 क्वेश्चन इतने सिलेबस में से नोट्स बनाना, और 17 क्वेश्चन एज इट इज़ आपके बनाए हुए नोट्स में से आ रहे हैं। अगर आपने वो भी बहुत अच्छे से किए हैं तो मैं कहती हूँ कि भैया आपका सिलेक्शन श्योर है। और एक और चीज़ बच्चे बोल रहे हैं, मेरिट ये जाएगी, मेरिट वो जाएगी। ये सब बकवासबाजी है भाई। पेपर इजी है इसका मतलब ये नहीं है कि मेरिट बहुत हाई जाएगी। ये कोई ओएमआर वाला नहीं है कि आपकी ओएमआर चेक होने वाली। अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अटेम्प्ट वैसा नहीं कर पाए हैं, जो 10 क्वेश्चन पर ही सिमट कर रह गई हैं बच्चे। क्योंकि इस पेपर में रिटन प्रैक्टिस मायने रखती है, ना कि आपको कितना आता है। मैं हमेशा बोलती हूँ इस लेवल पर जाकर आता सबको है, कौन कैसा कंटेंट डिलीवर कर रहा है, किस तरीके से डिलीवर कर रहा है और कितना डिलीवर कर पा रहा है। ठीक है, ये चीज़ें मायने रखती हैं। तो ये मत सोचें भी, ज़्यादा लोग अभी नेगेटिव बना रहे हैं बच्चों के। बहुत जिसका अच्छा पेपर हुआ वो भी बहुत मतलब अपने आप को नेगेटिव फील करवा रहा है। बिल्कुल भी नेगेटिव फील ना करें। अगर आपका मन कह रहा है कि आपका पेपर क्लियर है तो क्लियर है भाई, अपने ऊपर भरोसा रखें। चलो तो भी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेना भाई, पेपर दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये हिस्ट्री का मेंस का पेपर आया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। अभी देखते जाना भाई आप लोग, कमाल। ठीक है, ये आ गया भाई पहला ही क्वेश्चन। ठीक है, सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन पर प्रकाश डाले। ये देखो, जिसने सिर्फ पॉइंट्स भी विश्व की विशेषताएं वही हैं, सेम टू सेम। कृषि, पशुपालन, वित्तीय प्रणाली, उद्योग, मापतोल, व्यापार। और ऐसे ही सेम हमने वैदिक सभ्यता की हुई हैं। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों के आर्थिक जीवन के बारे में आपको बताना था। ये तो है पहला क्वेश्चन। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, उन कारणों की विवेचना करें जिसके चलते 16 महाजनपद की मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। अब देखना भाई, जस्ट एक पेज पलटा, दो, ये करते ही ये देखो, देखते जाना भाई। मगध के उत्थान के कारणों की चर्चा करें। सेम वर्डिंग है, सेम चीजें हैं। 16 महाजनपदों में मगध का पूछा गया है अभी देखो, ये रहा। ठीक है, उन कारणों की विवेचना करें जिनके चलते सभी 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा। क्यों उभरा था भाई, भूमिका देख लें। ठीक है, ये सर्वोच्चता स्थापित होने का कालखंड रहा है। ये 4 महाजनपद थे, इनमें भी सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है वो मगध था। मगध के सबसे प्राचीन राजवंश की स्थापना ये करके, और ये इसकी पूरी की पूरी फिर क्यों हुआ था, महत्वाकांक्षी राजा थे ये रे भाई, मगध के उत्कर्ष के कारण। ठीक है, हो गया दूसरा प्रश्न। उसके बाद चलते हैं भाई तीसरे क्वेश्चन पर। समाज तथा अर्थव्यवस्था पर बौद्ध तथा जैन धर्म के प्रभावों का वर्णन करें। अभी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रभावों का वर्णन। अच्छा, अभी आगे पीछे क्वेश्चन मिल सकते हैं, जब हमारे सामने आएगा ना उसको ढूंढ लेंगे। अभी है अशोक के धम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। अशोक का धम, इसी में है भाई अशोक का धम वाला भी। ये यहाँ तक कर लिए। अभी बस आप ये देखते जाओ भाई, अशोक का धम किसे कहते हैं, अशोक के धम के सिद्धांत की विशेषताएं, मान्यताएं और आदर्श पर चर्चा करें। दोबारा देख लें भाई प्रश्न को, बीच में रहता है तीसरा प्रश्न, वो दिखाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि आगे आते रहेंगे ना वही दिखाती रहूंगी। अशोक के धम की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। आप मानते हैं कि भाई उसकी धम एक राजनीतिक जरूरत थी, तो आप देख सकते हैं उसकी प्रकृति, विशेषताएं, मान्यताएं और आदर्श सारे इसके अंदर डाले हुए हैं। आप देखो भाई धम क्या था, कहाँ बोला गया है, उसकी क्या क्या उसकी प्रमुख शिक्षाएं थी धम की। ठीक है, दूसरे और 7वें अभिलेख में बोला गया है। एक बार जो पहले इसमें है ना वही दिखा देती हूँ आपको, फिर इसमें क्वेश्चन पेपर में दिखा दूँगी। उसके बाद है भाई
गुप्त काल के महत्व तथा महान कार्यों पर एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं कि किसी भी तरीके से आ जाए। गुप्त काल का साहित्यिक और सांस्कृतिक विकास, गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन को देख लेना भाई। उसके बाद यहाँ देख लें, अशोक के दम से अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के लिए स्वर्णिम युग की अवधारणा का मूल्यांकन करें। क्वेश्चन देख लो भाई, गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। हो गया। इसके बाद ये एक ही नोट्स में से अभी जितने आए हुए ना पहले वही निकालेंगे, उससे पहले एक और आ गया भाई। उसके बाद भाई एक मिनट, ये रहा। अच्छा, यहाँ देखें भाई, क्वेश्चन है कि मुगल काल के दौरान मनसबदारी प्रथा का मूल्यांकन करें। देख ले भाई, मनसबदारी व्यवस्था का विस्तार से वर्णन करें। क्या जो जागीरदारी थी वो मनसबदारी का ही एक हिस्सा थी, जागीरदारी और इक्तेदारी, यानी कि पूरा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मनसबदारी। तो आपको मनसबदारी के बारे में लिखना था, आप यहाँ आराम से लिख सकते थे। ठीक है, पूरा मनसब के बारे में है, उसके उद्देश्य हैं, उसकी विशेषताएं हैं। यहाँ तक आप पूरा का पूरा ये देखो, शासकों द्वारा हुए परिवर्तन और पूरा का पूरा ये है ना मनसबदारी व्यवस्था, अकबर यानी कि मुगल काल की ही पूछी गई थी, उसके बारे में ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ स्टार्ट होती है। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन पूरा हो गया है भी, और जो अंतर है वो यहाँ पर है। मनसबदारों की जीवन शैली के कारण व्यापार को बढ़ावा मिले, ये सारी आप देख सकते हैं। उसके नकारात्मक क्या क्या प्रभाव पड़े एज इट इज़ वो भी लिखे हुए हैं। चलो अभी पहले ना यहाँ से, क्योंकि मैंने पेज फोल्ड किए हुए हैं भाई, तो पता चलता रहेगा कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन और आगे आएगा। अच्छा भाई, उसके बाद आते हैं हम वर्ल्ड हिस्ट्री पर। तो जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसमें ये देखो भाई, मेसोपोटामिया वाला है ना, ये मेसोपोटामिया के शहरीकरण की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। मेसोपोटामिया का जो पहला क्वेश्चन बनाया था यही बनाया था। मेसोपोटामिया के नगरों के उदय, प्रकार तथा नगरीकरण। ठीक है, शहरीकरण या नगरीकरण सेम चीज़ आ गई भाई, उसका हमें वर्णन करना था। ये रे नगर के उदय के क्या क्या कारण थे, इसके अंदर नगरीकरण के जो कारण पूछे गए हैं। देखो भाई, मैं दोबारा दिखा देती हूँ। ये रहा आपका 15वां क्वेश्चन है भी, मेसोपोटामिया के शहरीकरण के प्रमुख कारणों की विवेचना करें। ये सारे के सारे कारण थे: लिपि का विकास होना, शासकों की भूमिका, व्यावसायिक दक्षता, कुशल परिवहन के साधन, तकनीकी विकास, भौगोलिक अवस्थिति, उन्नत कृषि, धर्म की भूमिका। नगरों के फिर इसमें मैंने प्रकार लिखे हुए हैं। तो ये हो गया आपका मेसोपोटामिया वाला। उससे ही आगे सामंतवाद वाला एक क्वेश्चन था भाई, यूरोप में सामंतवाद है ना। लो भाई, अगला ही क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का। एक क्वेश्चन भी ऐसा सिंगल नहीं है भाई जो नहीं आया, आपको हर कोई दिखाऊंगी। उत्पादन की सामंतवादी व्यवस्था के महत्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये रहा भाई। ठीक है, और कृषि दास से वो किस प्रकार अलग थी। ये सारा का सारा यूरोप में सामंतवाद के उदय के कारण और उसके पतन क्या थे, कारण क्या थे, ये उसके उदय के कारण हैं। इस प्रकार से पूरा ये बना रखा है डायग्राम, ये रे। ठीक है, ये इसके पतन के कारण है, ये इसका निष्कर्ष है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भी, ये सारी मेरी प्रैक्टिस की हुई थी वो है भाई। ठीक है, ये रिटर्न प्रैक्टिस जो मैंने की थी, लिखने की प्रैक्टिस, पॉइंट्स मैंने इसके अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से। चलो ये तो हो गया एक नोट्स में से, अब दूसरे में से उठाते हैं भाई। जहाँ जहाँ पेज फोल्ड है ना, समझ लेना वहाँ। अच्छा, अशोक के धम्मवाड़ा हम कर चुके हैं। अशोक का जो धम्मवाड़ा था वो हमने पहले वाले उसमें देखा था। उसके बाद है अगला क्वेश्चन था लो भाई, भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज और संस्कृति को कैसे प्रभावित किया था। अभी क्योंकि ना बारी बारी में इसमें से ढूंढूं तो मेरे को फिर मिले नहीं। ये बड़ा आपका मध्यकाल के दौरान उत्तर भारत में सामाजिक सांस्कृतिक जागृति में भक्ति आंदोलन की क्या भूमिका थी। सेम क्वेश्चन अपना देख लो भाई, भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज और संस्कृति को कैसे प्रभावित किया था। ठीक है, ये पूरा विकास कैसे हुआ था, उसकी विशेषताएं क्या है और उसके दर्शन क्या था
और उसकी प्रभाव क्या थे। भारतीय समाज और संस्कृति पर प्रभाव। दोबारा देख लो भाई इसको। सामाजिक सांस्कृतिक जागृति में भक्ति आंदोलन की भूमिका क्या थी। आप लोगों को पता है कि भूमिका वो सेम होती है हमेशा। हो गया भाई। उसके बाद बक्सर कौन सा था भाई। इसके बाद हाँ ये अच्छा, ये मेसोपोटामिया के नगरों के उदय के कारण इसमें फोल्ड किया हुआ था, इसीलिए मैं वहाँ ढूंढ रही थी कि भाई मिले नहीं। इसमें फिर सामंतवाद वाला भी इसमें फोल्ड किया मिलेगा। ये देखो सामंतवाद वाला भी फोल्ड कर रखा है, क्योंकि वो जो पहले वाले नोट्स दिखाए उसमें मैंने मेरी लिखने की प्रैक्टिस की थी, टेस्ट लगाए थे। ये मेरे ओरिजिनल नोट्स थे जो मैंने बनाए थे। ठीक है भाई। ये रहा सामंतवाद के उदय और उसके पतन के कारण, ये सारे के सारे उसके कारण हैं। ठीक है। किसान विद्रोह किस प्रकार कृषि दासों से इसको हम अलग था वो डिफाइन कर सकते थे। हो गया भाई इसमें। अच्छा, एक जैन धर्म और बौद्ध धर्म वाला आया था ना, अभी वो भी दिखाऊंगी। ये हो गया। अब शुरू हो जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में तो जो गजब हुआ है ना, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं है। एक सिंगल क्वेश्चन भी आप नहीं बोल सकते कि बाहर है। एक मिनट रुको भाई, मेरे हाथों में लग जाएगा। लो भाई क्वेश्चन देख लेना एक बारी। लो भाई आपका क्वेश्चन था 19वीं शताब्दी में, ये तो है सामाजिक धार्मिक, इससे पहले है भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों का परीक्षण करें। अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई विभिन्न नीतियों ने भारत में क्या आर्थिक प्रभाव डाले। तो जो आर्थिक प्रभाव थे भी, वो क्या क्या आर्थिक प्रभाव पड़े थे, एक बार आप चेक करते रहना भाई। ठीक है। ये इसके आर्थिक प्रभाव हैं। कृषि क्षेत्र का विनाश, किसानों का शोषण, जिन्होंने आर्थिक नीतियां अपनाई थी ना, उससे क्या क्या आर्थिक प्रभाव पड़े थे, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं भाई। एज इट इज क्वेश्चन उठाया हुआ है। उसके बाद अब अगला यहीं से उठाएंगे। ठीक है। लो भाई अगला है 1857 की क्रांति के कारण उसकी प्रकृति की विवेचना। और लो भाई अगर कहीं आपको ये लगे कि कुछ भी फर्क है, प्रकृति, कारण, नेतृत्व, घटनाएं, परिणाम, सब इसके अंदर किया हुआ था एक ही क्वेश्चन के अंदर। ठीक है भाई। प्रकृति हमें सिर्फ 5 नंबर पे प्रकृति लिखनी थी और 5 नंबर में कारण, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये बना हुआ है। और अब उसके बाद अगला क्वेश्चन दिखाती भाई। हमारा ये हो गया 10वां, हो गया 11वां, हो गया। उसके बाद है 12वां। अभी लगते देखना आप लगातार, इसी में से तीसरे चौथे पेज पे आ गया भाई। उसके बाद आ जाओ भाई। लो अगर आपको वर्डिंग भी चेंज मिल जाए, ये क्वेश्चन है आपका अगला 12वां को नंबर का क्वेश्चन है। भारत में होने वाले सामाजिक धार्मिक आंदोलनों की प्रमुख विशेषताएं। सामाजिक धार्मिक आंदोलन क्या है, उसकी पहले भूमिका, सामाजिक प्रथाएं, प्रबुद्ध भारतीय क्या था भाई। उसके बाद ये सारी की सारी उनकी विशेषताएं ही हैं, क्या क्यों हुआ था। ठीक है। कारक हैं, धार्मिक कुरीतियां हैं, उसकी महिलाओं की निराजनक स्थिति होना, प्रसार, महत्व क्या क्या हुआ भाई, ये सारा का सारा सामाजिक धार्मिक। उसके बाद हमने अलग अलग लोगों के बारे में लिखा था। सबसे पहला जो प्रश्न बनाया था वो एक मेन क्वेश्चन बनाया था जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में था, और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग था। भारत में होने वाले सामाजिक धार्मिक आंदोलनों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है भाई। उसके बाद अच्छा, गरम दल और नरम दल वाला था भाई ये क्वेश्चन, नरम दल और गरम दल के मतभेदों की। तो जो हमने कांग्रेस की स्थापना जब वो वाला क्वेश्चन किया था ना, तो उसके अंदर उसको हमने कवर किया था उस वाले क्वेश्चन को। ये रहा भाई जो उदारवादी चरण है और उग्रवादी। तो उदारवादियों की क्या क्या अवधारणाएं थी और उग्रवादियों की क्या क्या थी, ये मैंने क्वेश्चन नरम दल और गरम दल का एक जगह और भी करवाया हुआ है, लेकिन वो भाई ढूंढना पड़ेगा। अच्छा एक ये भाई लो भाई, बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। हमें ये सारा बक्सर युद्ध के बारे में बताना था अभी। पूरा का पूरा बक्सर युद्ध का स्पेशल 2 ही युद्ध मैंने इसमें करवाए थे, एक प्लासी का युद्ध और एक बक्सर का युद्ध। ठीक है। उसके बाद भाई और अब ये एक क्वेश्चन रहता है हमारा
वो भी आपको बताती हूँ। 1 मिनट रुक जाओ बस। अच्छा लो भाई, उसके बाद आ गया आपका मेजी पुनर्स्थापना वाला। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन था जापान वाला। मेजी पुनर्स्थापना पर एक टिप्पणी लिखें, इसने किस प्रकार जापान की अर्थव्यवस्था तथा सेना का आधुनिकीकरण किया। भाई ये रहा, एक बार क्वेश्चन देख लें। मेजी पुनर्स्थापना से पहले अहम घटनाएं क्या थी, जापान के तीव्र आधुनिकीकरण में इसका क्या योगदान था। ठीक है, हो गया भाई। हमने जापान के एक सैनिक वाला क्वेश्चन किया था, एक ये किया था। एक क्वेश्चन रहता है भाई अभी, लो सेम असहयोग आंदोलन। लो इसमें से देखो पहले, असहयोग आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें। यद्यपि असहयोग आंदोलन अपने तत्कालिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा, परंतु उसके बाद के स्वतंत्रता आंदोलनों में एक मजबूत किस प्रकार से असहयोग आंदोलन हुआ था, उसकी क्या क्या सफलताएं थी, क्या क्या विफलताएं थी, कुछ घटना से, क्योंकि सारी विशेषता उसके बारे में लिखनी थी। हो गया भाई। अब रह गया एक क्वेश्चन हमारा अभी तक, वो सेम एज इट इज है भाई, बौद्ध धर्म और जैन धर्म वाला। 1 मिनट रुको भाई, मोड़ा हुआ है वो भी, लेकिन है किसमें, 1 मिनट रुक जाओ। लो ठीक है, अब ये रहा भाई, ये बीच में रह गया था ना। पहला हो गया हड़प्पा सभ्यता वाला, हो गया दूसरा हो गया महाजनपद वाला, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रभाव। लो भाई, व्यापार तथा वाणिज्य पर बौद्ध धर्म के प्रभाव का वर्णन करें। पूरा का पूरा जो उसका प्रभाव है वो, जैसे क्वेश्चन में व्यापार और वाणिज्य बोला गया, लेकिन प्रभाव जो जहाँ जहाँ पड़ा है हर चीज़ के बारे में, ये तो है बौद्ध धर्म का प्रभाव। पढ़ ले भी पर्सन को, व्यापार और वाणिज्य पर बौद्ध धर्म के प्रभाव को, तो इसी को हम सामाजिक प्रभाव में भी यूज कर सकते थे। उसके बाद है जैन धर्म के व्यापार तथा वाणिज्य पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करें। यह आ गया आपका प्रभावों वाला क्वेश्चन। अच्छा एक भाई दिल्ली सल्तनत की स्थापना वाला, हाँ भाई वो भी बिल्कुल सेम है। 1 मिनट रुक जाओ, उसको वो भी है भाई, एज इट इज है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के कारणों की चर्चा करें। है कौन से में बस ये नहीं पता, एज इट इज क्वेश्चन है भाई वो भी। सेम क्वेश्चन किया हुआ है। 1 मिनट रुक जाओ भाई, वो तुम्हें दिखाती हूँ। मोड़ा था मैंने, पेज फोल्ड किया था, हो सकता है उसमें। एक क्वेश्चन है भाई दिल्ली सल्तनत की स्थापना वाला, वो भी एज इट इज किया हुआ है, मतलब कि ना स्थापना के क्या कारण है, सेम, थोड़ा सा भी फर्क नहीं है भाई उसमें। लेकिन वो है कहाँ, मोड़ा नहीं, शायद उसका पेज नहीं मोड़ना, भूल गई। लो भाई मिल गया, शुक्र है। ये लो आपका क्वेश्चन था भाई इसके अंदर, ये रहा, उन परिस्थितियों पर प्रकाश डालें जिनकी वजह से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। लो भाई, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के क्या कारण थे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन अब आपको स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ। हड़प्पा वाला कर लिया भाई हमने, 16 महाजनपद, वर्डिंग भी सेम है। बौद्ध धर्म जैन धर्म के प्रभाव हमने कर लिए, अशोक के धर्म की विशेषताएं कर ली, गुप्त काल का सवर्णी युग कर लिया, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर ली, मनसबदारी की व्यवस्था कर ली, भगती आंदोलन कर लिया, बक्सर का युद्ध कर लिया। अभी बस आपको सिर्फ देखना है भाई। उसके बाद 1857 की कारण और प्रकृति सेम किया हुआ है, आर्थिक परिणाम कर लिए सेम टू सेम है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कर लिए सेम टू सेम है, नरम दल और गरम दल सेम टू सेम है, असहयोग आंदोलन सेम टू सेम है, शहरीकरण की प्रमुख कारण बिल्कुल एज इट इज किए हुए हैं, सामंतवादी व्यवस्था की हुई है, और मेजी पुनर्स्थापना सेम किया हुआ है। सैन्यवाद वाला क्वेश्चन भी किया हुआ, अभी सेना का आधुनिकीकरण, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन मैंने किए थे। 1 मिनट मैं आपको वो और दिखा देती हूँ, कहीं फिर बच्चों को रह जाएगा तो बोलना नहीं। 1 मिनट बस,
लो भाई ये रहा, ठीक है, ये रहा। जापान में सैन्यवाद के उदय के क्या कारण हैं? ठीक है, मेजी पुनर्स्थापना वाला, इसमें 5 नंबर में मेजी पुनर्स्थापना पूछी है। ये रही मेजी पुनर्स्थापना पर टिप्पणी लिखें। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था तथा सेना का आधुनिकीकरण किया? ये रहा भाई, जापान में जो सैन्यवाद का उदय हुआ उसके वर्णन है। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन है भाई, जो चीन के लॉन्ग मार्च वाला है ना, तो वो मेरे हिसाब से सन यात सेन का योगदान आएगा, पता नहीं इसमें। 1 मिनट, ये इसमें, क्योंकि इसमें मेरे को नहीं पता भाई कि माओ तसे तुंग का था या इसमें उसका था, जो ये था शायद सन यात सेन है ना, शायद सन यात सेन का आना चाहिए, या माओ तसे तुंग है भाई, लॉन्ग मार्च वाला माओ तसे तुंग होगा, है ना। तो ये मेरे को नहीं पता भाई, सिर्फ एक क्वेश्चन रहता है जो नहीं आता।